Good morning students. Today we are going to study about basic types of sales organization structure. आज हम विक्रय संगठन संरचना के मूल प्रारूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विक्रय संगठन संरचना के मूल प्रारूप के बारे में पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है संगठन संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। आइए देखते हैं। Organization structure is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals of an organization. These activities can include rules, roles and responsibilities. यानी संगठन संरचना संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई एक ऐसी संपूर्ण व्यवस्था होती है जो व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंधों को व्यक्त करती है जिसके अंतर्गत वे संगठन के क्रियाकलापों को करते हैं। इन क्रियाकलापों में नियम, भूमिकाएं, उत्तरदायित्व सम्मिलित होते हैं। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम होता है जो यह क्लैरिफाई करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग स्टाफ है वो किस तरीके से कार्य करेगा, उसके क्या अधिकार होंगे, क्या कार्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, किसको अपने कार्यों की रिपोर्ट करेगा। ये सारा क्लैरिफिकेशन जिस व्यवस्था में होता है उस व्यवस्था को हम संगठन संरचना या संगठनात्मक ढांचा या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अर्थ जानने के बाद हम जानते हैं कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स अवेलेबल हैं या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिक टाइप्स। नंबर 1 लाइन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स रेखा संगठन। नंबर 2 लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा और कर्मचारी संगठन। नंबर 3 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्रियात्मक संगठन। नंबर 4 कमेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी समिति संगठन। अब इनके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को रेखा संगठन भी कहा जाता है। रेखा संगठन जो होता है ये संगठन संरचना का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। इसमें आदेश और निर्देश और अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा के रूप में होता है, इसलिए इसको रेखा संगठन कहा जाता है। द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्मॉल फर्म्स। The chain of command runs from the top sales executive down through subordinates. इस संगठन में आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे और सूचनाएं, शिकायतें, निवेदन आदि नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। चूँकि इसमें अधिकारों और आदेशों का प्रवाह एक सीधी रेखा में होता है इसलिए इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसा कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हेड मार्केटिंग जो ऑर्डर दे रहा है वो सेल्स मैनेजर को, फर्दर सेल्स मैनेजर जो ऑर्डर दे रहा है वो एरिया सेल्स मैनेजर को, और एरिया सेल्स मैनेजर जो ऑर्डर दे रहा है वो सेल्स पीपल को दे रहा है। सो द फ्लो ऑफ राइट्स इज इन स्ट्रेट लाइन, सो इट इज सेड दैट इट इज़ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके से प्रत्येक जो अधीनस्थ होता है वो अपने तात्कालिक अधिकारी से आदेश और निर्देशों की प्राप्ति करता है। इमीडिएट बॉस से उस आदेश और निर्देशों की उसको प्राप्ति होती है। लेट्स सी what are the characteristics of line organization. All managers have line authority to direct and control subordinate। यानी सभी जो प्रबंधक होते हैं उनको यह अधिकार होता है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश और निर्देश दे सकें, और यह आदेश और निर्देश एक सीधी रेखा में ही प्रवाहित होते हैं, और इसका उपयोग छोटे फॉर्म्स या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही किया जा सकता है। इसके एडवांटेजेज ये हैं कि ये सरल है समझने में, और ये भी है कि क्लियर अथॉरिटी है कि इसमें कोई एडिशनल जो स्टाफ है वो नहीं होता है। सर्वोच्च अधिकारी एक होता है, सर्वोच्च अधिकारी से ही आदेशों का प्रवाह होता है, तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है और एक लाइन में ही उसका फ्लो है। और चूँकि अंतिम निर्णय या सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा ही ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो डिसीशंस हैं वो भी सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा एकाकी रूप से लिए जाते हैं, इसलिए क्विक डिसीशंस हो सकते हैं। और लो कॉस्ट होती है क्योंकि यहाँ पे विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं की जाती, इसलिए कि विशेष राय लेने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट लो रहती है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कि ऐसा होने के कारण नो सपोर्ट टू लाइन मैनेजर फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास में अगर विशेष ज्ञान भी है या वो बहुत कुशल भी हैं, तब भी वो इस स्थिति में नहीं होते कि वे अपने उच्च अधिकारियों को
किसी तरीके का प्रबंधकीय सहयोग कर सकें या अपना दक्षतापूर्ण जो है उनको रिकमेंडेशन दे सकें। एंड लेस टाइम फॉर प्लानिंग एनालिसिस, तो ऐसा होने के कारण सारा के सारा कार्यभार उच्चाधिकारियों पर ही रहता है और उच्चाधिकारी ही उन कार्यों को करते हैं। इस कारण से उनके पास में प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए समय कम रहता है, क्योंकि सभी कार्यों के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायित्व उन्हीं का होता है, निर्णय उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। इसलिए ये कहा जाएगा कि उनके पास में प्लानिंग और एनालिसिस के लिए समय की कमी रहती है। ये था लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब हम फर्दर पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की कमियों को दूर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। जैसा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सोल डिसीजन होता था, यानी एकाकी निर्णय लिया जाता था और अधीनस्थों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था और कोई विशेषज्ञ भी नहीं थे, तो यह उस संगठन की एक ड्रॉबैक था या उसकी एक कमी थी। तो इस कमी को इस संगठन में दूर किया गया है। जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी हेड मार्केटिंग है और उसके अंडर में सेल्स मैनेजर है, और सेल्स मैनेजर के साथ साथ जो लेफ़्ट कॉर्नर पे हम देख रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर है, फर्दर प्रमोशनल मैनेजर है राइट साइड पे, और कस्टमर सर्विस मैनेजर है। ये जो मैनेजर्स हैं ये सेल्स मैनेजर और हेड मार्केटिंग को विशेष अपनी ओपिनियन देने के लिए अपॉइंट किए गए स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। इनको हम स्टाफ या कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्टाफ होता है ये रेखा अधिकारी जो कि इस स्थिति में हेड मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर है को अपनी विशेष राय या रिकमेंडेशंस को प्रेजेंट करता है, लेकिन उनको मानना या ना मानना पूर्ण रूप से रेखा अधिकारियों पर निर्भर करता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि वह उनकी राय को माने। और बाकी सेम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह है कि एरिया सेल्स मैनेजर काम करते हैं अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजर, और उनके सबऑर्डिनेशन में सेल्स पीपल यानी सेल्स स्टाफ वर्किंग होता है। ये था हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कह सकते हैं कि जो रेखा और कर्मचारी संगठन होता है वह अपने कार्यों के निष्पादन के लिए विशेषज्ञों से परामर्श और सुझाव प्राप्त करते हैं और इन सुझावों को ध्यान में रखकर अपने आदेश और निर्देश प्रसारित करते रहते हैं, जो निम्नस्थ कर्मचारियों तक एक सीधी रेखा में क्रमशः प्रवाहित होते हैं। तो अगर कहें कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो कहेंगे कि स्पेशलिस्ट स्टाफ मैनेजर आर अवेलेबल फॉर सीनियर मार्केटिंग सेल्स मैनेजर। स्टाफ मैनेजर्स रोल इज़ टू असिस्ट और एडवाइस लाइन मैनेजर यूज्ड इन मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अगर पॉजिटिव्स की बात करें या एडवांटेजेस की बात करें तो कहेंगे कि बेटर मार्केटिंग डिसीजन लिया जाता है क्योंकि विशिष्टीकरण के लाभ मिलते हैं, इसलिए अच्छे और बैलेंस्ड डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और इस कारण से सुपीरियर सेल्स परफॉर्मेंस भी होती है, यानी कि अच्छा विक्रय कार्य का निष्पादन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कमियां नहीं है। इसकी कमियों की बात करें तो कहेंगे कि हाई कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। इस कारण से जो है इकोनॉमिकली बर्डन होता है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसके मेंटेनेंस की कॉस्ट। साथ ही साथ इसमें जो है कोऑर्डिनेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जो स्टाफ होता है या जो विशेषज्ञ होते हैं अगर उनकी स्थिति क्लियर नहीं है तो कई बार उनके रेखा और स्टाफ अधिकारियों के बीच में मतभेद भी हो सकते हैं। स्लोअर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिस्कशन करके या उनके साथ में उनसे जो है ओपिनियन को इनवाइट किया जाता है तो इस सारे कार्य में समय लग सकता है, तो डिसीजन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट में अराइज इफ़ स्टाफ मैनेजर्स रोल इज़ नॉट क्लियर। तो ये ऐसी कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसमें हम कहेंगे कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, कार्यों में शिथिलता होती है, रेखा और स्टाफ में समन्वय की समस्या होती है। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की या नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी हमने देखा कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो विशेषज्ञ थे वो अपनी ओपिनियन तो देते थे या देने का कार्य था उनका, परंतु उसको मानना या ना मानना रेखा अधिकारियों पर या लाइन अथॉरिटी पर डिपेंड करता था। तो ऐसा करने से जो स्टाफ
अपॉइंट किया गया था या जो स्पेशलिस्ट थे उनको एक ईगो प्रॉब्लम होती थी और उनके बीच में मतभेद भी हो सकते थे, साथ ही साथ उनका महत्व भी कम हो जाता था। तो इस कारण से इस कमी को दूर करने के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो राय देने के साथ साथ उस राय को एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी उसका हो सकता है, क्योंकि उनकी स्थिति लाइन ऑफिसर की तरह होती है, यानी वो कार्यों के बारे में विशेष ज्ञान भी रखते हैं और साथ ही साथ उस कार्य को इम्प्लीमेंट भी करवाने का अधिकार रखते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो कहेंगे कि इसमें विक्रय कार्य को छोटे छोटे उपकार्यों में बांटकर उनका निष्पादन करवाने के लिए एक विशेषज्ञ प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है। इस विशेषज्ञ को अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में सभी अधिकार होते हैं। वह संबंधित कार्यों के लिए आदेश निर्देश प्रसारित कर सकता है। यह प्रारूप विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। For each activity there is a specialist and he has line activity over that activity in relations with sales force। यानी जो ये विशेषज्ञ हैं, अगर हम इमेज में देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो हेड मार्केटिंग है उसके साथ में जो और अधिकारी हैं, जिनमें मैं बात करूं मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर की और प्रमोशनल मैनेजर की, कस्टमर सर्विस मैनेजर की, ये विशेषज्ञ हैं जो अपने कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ इनको रेखा अधिकार भी प्राप्त है, यानी यह सेल्स पीपल को इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर डायरेक्टली दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आदेश और निर्देश हैं वो हेड मार्केटिंग से होते हुए, सेल्स मैनेजर से होते हुए, एरिया सेल्स मैनेजर से होते हुए सेल्स पीपल तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो विशेषज्ञ हैं इनको रेखा अधिकारी के समान स्थिति प्राप्त है और ये अपने क्षेत्र विशेष के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं और सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो इसमें विशिष्टीकरण के लाभ तो प्राप्त होते ही हैं। देखते हैं कि इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं। ईच फंक्शनल स्पेशलिस्ट हैज़ लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सेल्स पीपल, यानी यह रेखा अधिकारियों के समान ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं है लाइन एंड स्टाफ की तरह कि केवल ये अपनी ओपिनियन दें और उसके लिए उनका कोई उत्तरदायित्व ना हो या डिसीजन ना ले सकते हो। तो ये राय भी देते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कराते हैं और इसलिए ये अंतिम रूप से उसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं। यूज्ड बाय अ लार्ज फर्म विद मैनी प्रोडक्ट्स और मार्केट सेगमेंट्स, यानी इसका उपयोग बड़े संगठनों में किया जाता है। यूज्ड बाय अ लार्ज फर्म विद मैनी प्रोडक्ट्स, मार्केट सेगमेंट्स, मिनिमाइजिंग लाइन अथॉरिटी टू फंक्शनल मैनेजर्स, यानी कि ये जो उपक्रम होता है यह अपने अधीनस्थ, ये जो ढांचा होता है इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वह अधीनस्थों को सीधी राय दे सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे लाइन अथॉरिटी नहीं होती है, बल्कि कोई भी विशेषज्ञ किसी भी विक्रयकर्ता को डायरेक्ट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन अथॉरिटी का स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि इसमें क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट गाइड सेल्स फोर्स होती है जिनको कि हेड बना दिया जाता है, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं और वो अपने कार्यों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट होना किसी भी संस्था के लिए एक महत्व की बात होती है, क्योंकि वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं और कुशल हैं, टैलेंटेड हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। सिंपल टू एडमिनिस्टर, इसलिए ये इसका प्रशासन करना भी सरल होता है, क्योंकि दो पृथक व्यक्तियों की भूमिका इसमें नहीं है कि एक व्यक्ति राय दे और दूसरा व्यक्ति उसको माने या उसके ऊपर विचार करे। जो व्यक्ति राय दे रहा है या उसके ऊपर अपना अधिकार रखता है, कार्यक्षेत्र पर अधिकार रखता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करवा भी सकता है। इसलिए कहेंगे कि सिंपल टू एडमिनिस्टर। ये भी कहेंगे कि इसमें कुछ कमियां भी है कि कन्फ्यूजन ड्यू टू मोर मैनेजर्स गिविंग ऑर्डर टू सेल्स फोर्स, यानी सेल्स फोर्स ये सेल्स पीपल जो होते हैं उनको एक साथ कई अधिकारी आदेश दे सकते हैं। इससे आदेश की एकता की समस्या आती है, यानी यूनिफाइड कंट्रोल यहाँ पे नहीं रहता है।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो सेल्स पीपल है उसको प्रमोशनल मैनेजर भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको कस्टमर सर्विस मैनेजर भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसको जो है मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ऐसे में सेल्स पीपल के लिए यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो कौन से बॉस का ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पहले फॉलो करें। तो यह एक इसकी कमियां हैं कि इसमें समन्वय में प्रॉब्लम आ सकती है और आदेश की एकता का पालन भी यहाँ पे नहीं होता है। ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो कि है कमेटी स्ट्रक्चर या कमेटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या समिति संगठन के नाम से इसको हम जानते हैं। समिति संगठन जो होता है वो अन्य संगठनों के साथ एक सहायक संगठन के रूप में स्थापित किया जाता है। ये एक जो है एकाकी रूप से या संपूर्ण रूप से नहीं बनाया जाता है। इस संगठन का जो कार्य होता है वह कार्य होता है कि यह किन्हीं विशेष मुद्दों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करके अपनी एक यूनिफाइड या अपनी एक कॉमन या जॉइंट ओपिनियन को प्रेजेंट करना। सो कहेंगे कि द कमेटी इज़ नॉट द सोल बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ सेल्स डिपार्टमेंट, इट इज़ अ हेल्पिंग स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज्ड विथ एनी मेन टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो समिति संगठन होता है वो एकाकी रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता कि एक विक्रय संगठन में यह संपूर्ण रूप से कार्य करने वाला संगठन नहीं होता है। समिति विक्रय संगठन की स्थापना केवल नीति निर्धारण या योजना निर्माण के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि इससे विभिन्न समस्याओं पर सिफारिश प्रस्तुत करने, योजनाओं पर पुनर्विचार करने, परामर्श देने, क्रियात्मक निर्णय लेने, नीतियों की समीक्षा करने, बजट बनाने और अन्य विक्रय मामलों पर विचार करने के लिए बनाई जाती है। Important problems are deliberated by committee before policies are made. इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो कहेंगे कि इफ़ेक्टिव एंड जॉइंट डिसीजंस होते हैं और टीम स्प्रिट होती है। और अगर इसके नेगेटिव्स की बात करें तो कहेंगे कि डिले इन डिसीजंस एंड नोबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन, या ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी टू डिटरमाइन अकाउंटेबिलिटी फॉर डिसीजंस, कि किसी भी एक व्यक्ति को निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और ये भी कह सकते हैं कि इट कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये आज हमने पढ़ा कि एक विक्रय संगठन संरचना के कितने प्रारूप होते हैं। इसमें हमने पढ़ा लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन प्रारूपों के बारे में जानने के बाद हम समझ गए कि एक विक्रय संगठन किस प्रकार से कार्य करता है और हर एक उपक्रम के आकार और आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के संगठन प्रारूप को अपनाया जा सकता है। दैट्स इट। थैंक यू।